नमस्कार मित्रों, आज की क्लास में हम देखेंगे राजस्थान का अफवाह तंत्र। राजस्थान का अफवाह तंत्र। राजस्थान के अफवाह तंत्र को संगम के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है राजस्थान के अफवाह तंत्र को? तो 3 भागों में बांटा जाता है। पहला आ जाता है हमारे अरब सागर, दूसरा आ जाता है अंतः प्रभावी नदियाँ, और तीसरा है बंगाल की खाड़ी की नदियाँ। तो हमारे राजस्थान में अरब सागर का कितना परसेंट जल, अरब सागर में कितना परसेंट जल जाता है, अंतःप्रवाही नदियाँ कितना परसेंट जल को अपवाहित करती है, और बंगाल की खाड़ियों की नदियाँ, जो बंगाल की खाड़ी में जो नदियाँ जाती है वो कितने परसेंट जल को लेकर जाती है। तो अरब सागर में जो नदियाँ जाती है वो 17% जल को लेकर जाती है। अंतःप्रवाही जो नदियाँ हैं वो 60% जल का हिस्सा उनके अंदर आता है, और बंगाल की खाड़ी के अंदर 30% हिस्सा आता है। मैप के आधार पर हम समझने का प्रयास करते हैं। तो ये है हमारा राजस्थान का मैप। इसमें जो घग्गर नदी है वो यहाँ पर ऊपर की साइड में गंगानगर और हनुमानगढ़ में अपवाहित होती है। ये बाह्य बेसिन आ गया पश्चिम का मरुस्थलीय क्षेत्र, और जो लूनी नदी का अफवाह क्षेत्र है वो ये पीले कलर के अंदर है। इसी प्रकार जालोल के नाले यहाँ पर आ जाते हैं, सुकड़ी नदी यहाँ पर आ जाती है, बनास नदी पश्चिम बनास यहाँ पे, साबरमती नदी यहाँ पर आ जाती है। भाई नदी का अफवाह क्षेत्र भी आप यहाँ पर देख सकते हैं मैप के आधार पर, और बनास नदी का अफवाह क्षेत्र ये यहाँ पर है, भीलवाड़ा उदयपुर वगैरह। और चंबल नदी का अफवाह क्षेत्र दक्षिण पूर्व में राजस्थान में देख सकते हैं। ये हमारे राजस्थान की पूर्वी नदियाँ आ गई, जो कि साबी, रूपाली, बाणगंगा, गंभीर और पार्वती नदी आ जाती है। पार्वती नदी धौलपुर में है, गंभीर नदी करौली में है, बाणगंगा जयपुर और भरतपुर में है, रूपाली और साबी जो की नदियां हैं ये जयपुर और अलवर में प्रवाहित होती है। आगे देखते हैं। अब हम इनका डिटेल के मतलब विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं कि कौन सी नदी का क्या है, क्या अफवाह तंत्र है। राजस्थान को या अरावली को राजस्थान की जल विभाजक रेखा के रूप में जाना जाता है। अरावली को क्या जाना जाता है? तो अरावली को राजस्थान की जल विभाजक रेखा के रूप में जाना जाता है, क्योंकि अरावली राजस्थान के अफवाह तंत्र को 2 भागों में बांटती है। कौन कौन से भागों में बांटती है? तो पहली है पूर्व में जो प्रवाहित होती है नदियाँ वो बंगाल की खाड़ी में, और जो पश्चिम में प्रवाहित होती है वो अरब सागर में जाकर गिरती है। इसलिए राजस्थान के जो अफवाह तंत्र है उसको 2 भागों में बांटकर हम समझने का प्रयास करते हैं। राजस्थान में अफवाह अंतः प्रवाही नदियाँ सर्वाधिक है। तो राजस्थान में जो नदियाँ हैं उनमें सर्वाधिक नदियाँ कैसी है? तो वो अंतः प्रवाही नदियाँ हैं, क्योंकि राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार सर्वाधिक पाया जाता है। भारत के कुल सतही जल का या नदी जल का राजस्थान में जो प्रतिशत है वो कितना प्रतिशत है? 1.16%। जो भारत का कुल सतही जल या नदी जल है उसमें राजस्थान का कितना परसेंट आता है? तो 1.16% भाग आता है। भारत के कुल भूमिगत जल का राजस्थान में 1.69% आता है। तो भारत में जो भी कुल शुद्ध जल जो उपलब्ध है उसका राजस्थान में कितना परसेंट पाया जाता है? तो 1.69% पाया जाता है। अगर सतही जल, कुल सतही जल या नदियों के आधार पर पूछे तो 1.16%, और कुल भूमिगत जल के बारे में पूछे तो 1.69% भाग है। राजस्थान में कुल नदी बेसिन 15 हैं और उप बेसिनों की संख्या 58 है। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि राजस्थान में कुल नदी बेसिनों की संख्या कितनी है, तो राजस्थान में कुल नदी बेसिनों की संख्या 15 है, और जो उप बेसिन है नदी के उनकी संख्या 58 है। अब आ जाती है हमारे पहले प्रकार की नदियाँ, तो वो है अरब सागर की नदियाँ। अरब सागर की नदियों में कौन कौन सी नदी शामिल है? तो पहली आ जाती है जो पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है, पहली है हमारी सबसे बड़ी लूनी नदी। उसके बाद में दूसरी आ जाती है माही नदी, तीसरी पश्चिम बनास, और चौथी साबरमती नदी। ये 4 मुख्य नदियां हैं जो अरब सागर में
अरब सागर की में अपना जल डालती है। अब इनमें भी मुख्य तौर पर हम पहले समझने का प्रयास करते हैं कि लूनी नदी के बारे में। तो लूनी नदी का उद्गम कहाँ होता है और कैसे होता है, चलो जानने का प्रयास करते हैं। लूनी नदी का उद्गम अजमेर के नाग पहाड़ में से होता है। कहाँ से होता है? अजमेर के नाग पहाड़ से। और इसका संगम या इसका जो अंतिम बिंदु है वो कहाँ पर है? तो है कच्छ का रण, गुजरात के अंदर है। कच्छ की खाड़ी नहीं है, कच्छ का रण है जो कच्छ की खाड़ी से थोड़ा सा ऊपर उत्तर की तरफ पाया जाता है। तो लूनी नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 495 किलोमीटर है। जबकि राजस्थान में इसकी लंबाई पूछे तो 350 किलोमीटर या 350 किलोमीटर लूनी नदी की राजस्थान में लंबाई है। इसका अपवाह क्षेत्र कौन कौन से जिले में है? तो ये अजमेर से तो निकलती है, अजमेर से निकलने के बाद पाली, नागौर, बाड़मेर, जालौर और जोधपुर में ये प्रवाहित होती है। मतलब इसके जो प्रवाहित के जिले लूनी नदी के अपवाह क्षेत्र में कितने जिले शामिल हैं? तो मुख्य तौर पर इसमें 6 जिले शामिल हैं। कितने जिले शामिल हैं? 6 जिले शामिल हैं। सहायक नदियाँ कौन कौन सी है लूनी नदी की? तो पहली है सुकड़ी, दूसरी है बांडी, तीसरी नदी आ जाती है खारी, चौथी जोजड़ी, जवाई, सागी, मीठड़ी, लीलड़ी और गुहिया। यह हमारी लूनी नदी की मुख्यतः सहायक नदियाँ हैं। अब इसमें एक जो मुख्य नदी जो कंफ्यूज करती है या जो क्वेश्चन आता है वो हो जाता है सागी का। कई बार क्वेश्चन में लिखा जाता है साबी। क्या लिखा हुआ जाता है? साबी। तो साबी एक अंतःप्रवाही नदी है जो कि जयपुर में जयपुर उत्तरी जयपुर से उसका उद्गम होता है, जो अलवर में प्रवाहित होती है, हरियाणा में विलुप्त होती है। और यही एकमात्र नदी है जो राजस्थान में दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती है और अपना जल दूसरे राज्य में गिराती है। तो ये कौन सी नदी है? तो वो साबी नदी आती है। अब मुख्यतः देखते हैं, लूनी नदी की मुख्य नदी आ जाती है जोजड़ी। कौन सी? जोजड़ी। एकमात्र नदी है जोजड़ी, लूनी में दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी। जो लूनी के अंदर दाईं ओर से मिलती है वो एकमात्र नदी जोजड़ी है, जिसका उद्गम नागौर से होता है। दूसरी आ जाती है बांडी नदी, इसे रासायनिक नदी भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन यही आ गया कि रासायनिक नदी किसे कहते हैं? तो लूनी की सहायक नदी जो बांडी सहायक नदी है उसको रासायनिक नदी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस नदी में रंगाई व छपाई उद्योग से आने वाला रसायन मिलता है। ये पाली के अंदर है, तो पाली के अंदर, पाली या जोधपुर के अंदर जो भी रंगाई छपाई के उद्योग है उनका जो रसायन होता है उसको बांडी नदी में डाल दिया जाता है, इसलिए बांडी को रासायनिक नदी भी कहा जाता है। अब मैप के आधार पर देखते हैं, यह हमारे यहाँ से अजमेर से लूनी नदी का उद्गम हो गया है। लूनी नदी का उद्गम होने के बाद में यहाँ से अजमेर के नाग पहाड़ से, यहाँ से होने के बाद में इसकी जो पहली सहायक नदी है वो आ जाती है गुहिया। गुहिया और बांडी दोनों मिलके लूनी नदी में गिरती है। और दाईं ओर से एकमात्र नदी है जोजड़ी जो लूनी नदी में मिलती है। उसके बाद में सुकड़ी, जवाई, खारी और लास्ट में जो नदी मिलती है गंगा नदी लूनी नदी में, उसका नाम सागी नदी है। जो सागी नदी है वो अंतिम छोर पर इससे मिलती है। आगे देखते हैं, और ये कच्छ के रण में जाके विलुप्त हो जाती है। अब आ जाती है लूनी नदी की विशेषताएं क्या क्या है। तो लूनी नदी के अन्य नाम कौन कौन से हैं? इसका पहला नाम है, इसको साबरमती नदी भी कहते हैं, लवणवती भी कहते हैं, आधी मीठी या आधी खारी नदी भी कहते हैं। और इसे अंतः सलीला या कालिदास के अनुसार इस लूनी नदी को क्या नाम दिया गया है? तो अंतः सलीला इसका नाम दिया गया है। रेल या नाडा क्या है? तो जालौर में लूनी नदी के अपवाद क्षेत्र को रेल या नाडा कहा जाता है। जालौर में जो लूनी नदी का अपवाद क्षेत्र उसको क्या कहा जाता है? उसको रेल या नाडा कहा जाता है। दूसरा जाता है बालोतरा, बाड़मेर। लूनी नदी के बाढ़ इसी क्षेत्र में आते हैं। जो लूनी नदी में जो बाढ़ आता है वो कौन से क्षेत्र में आता है? वो बाड़मेर के बालोतरा में आता है। बालोतरा के बाद लूनी नदी का पानी खारा हो जाता है।
कहाँ कौन से स्थान के बाद में लूनी नदी का पानी खारा हो जाता है? तो बालोतरा बाड़मेर के बाद में लूनी नदी का अपवाद क्षेत्र या लूनी नदी का जो पानी है वो खारा हो जाता है। आगे देखते हैं। 3 नंबर पर आ जाता है हमारे राजस्थान के कुल अपवाह तंत्र में लूनी नदी का जो योगदान है वो 10.40% है। राजस्थान का जो कुल अपवाह तंत्र है उसमें लूनी नदी का योगदान कितना है? 10.40% लूनी नदी का योगदान है। लूनी नदी मरु प्रदेश में सबसे लंबी नदी है। जो मरु प्रदेश की जो सबसे लंबी नदी है, कौन सी नदी है? लूनी नदी। अब लूनी नदी पर कौन कौन से बांध बनाए गए हैं या कौन कौन सी बांध परियोजनाएं कार्यरत है? तो पहला है जसवंत सागर या पीचियाक बांध, जो कि लूनी नदी पर जोधपुर में बनाया गया है। कौन सा? जसवंत सागर या पीचियाक बांध भी जिसे कहते हैं, जो जोधपुर में बनाया गया है। दूसरा आ जाता है बाकली बांध, जो कि सुकड़ी नदी पर जालोर में बनाया गया है। बाकली बांध कहाँ है? बाकली बांध कहाँ है? सुकड़ी नदी पर है, जालोर में। हिमावास बांध बांडी नदी पर है, पाली में। और जवाई बांध जवाई नदी पर है, सुमेरपुर, पाली में। अब आ जाता है जवाई बांध। जवाई बांध के बारे में क्या क्या तथ्य है देखते हैं। यह पाली सुमेरपुर में स्थित है। जवाई बांध की जलापूर्ति पाली, जोधपुर, जालोर और सिरोही जिलों को की जाती है। जो जवाई बांध है उससे जवाई बांध से जो जल की आपूर्ति की जाती है वो 4 जिलों को की जाती है। कौन कौन से जिलों को की जाती है? पाली को की जाती है, जोधपुर को, जालोर और सिरोही को जलापूर्ति की जाती है। जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है। जब जवाई बांध में जल स्तर घटता है तो जो सही जल सुरंग है उससे उसकी जलापूर्ति की जाती है। नोट, सही सुरंग क्या है? तो ये राजस्थान की या राजस्थान राज्य की पहली जल सुरंग है जो उदयपुर से जवाई बांध तक जलापूर्ति करती है। कहाँ से? उदयपुर से जवाई बांध तक जलापूर्ति करती है और ये राजस्थान की पहली जल सुरंग है। क्वेश्चन बन गया कि राजस्थान की पहली जल सुरंग कौन सी है? तो सही सुरंग है, जो कि उदयपुर से पाली तक है। आगे देखते हैं। दूसरी आ जाती है हमारी प्रमुख नदी माही नदी। माही नदी का उद्गम मेहंद झील, अमरेरू पहाड़ी, विंध्याचल, मध्य प्रदेश से होता है। इसका संगम कहाँ पर होता है या विलुप्त कहाँ पर होती है? तो इसका संगम खंबात की खाड़ी, गुजरात में होता है। इसकी कुल लंबाई 576 किलोमीटर है, लेकिन राजस्थान में इसकी लंबाई 171 किलोमीटर है। इसका अपवाद क्षेत्र बांसवाड़ा में सर्वाधिक है, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में। राजस्थान के 3 जिलों में इसका अपवाद क्षेत्र माही नदी का कहाँ कहाँ पर? पहला है बांसवाड़ा, दूसरा डूंगरपुर, तीसरा प्रतापगढ़। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो माही की सहायक नदी हैं राव, अनास, चाप, मोरेन, सोम और जाखम नदियाँ। कौन कौन सी नदियाँ एक बार फिर देख लेते हैं। पहली अनास, राव, अनास, चाप, मोरेन, सोम और जाखम नदियाँ। अब हम मैप के आधार पर देखने का प्रयास करते हैं। ये आ जाती है हमारी माही नदी। माही नदी का उद्गम ये हो गया। उद्गम अमरेरू पहाड़ी, जिला धार मध्य प्रदेश से माही नदी का उद्गम हो गया। यहाँ से ये प्रवाहित होती है, सबसे पहले प्रवेश करती है बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा के बाद में ये प्रवेश करती है प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ से सीमा बनाती हुई उदयपुर, और उदयपुर के बाद में ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच में सीमा बनाती हुई खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। अब जो ये त्रिवेणी संगम है डूंगरपुर के अंदर, यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ? प्रतापगढ़ की जाखम नदी और उदयपुर की सोम नदी आकर माही नदी में मिल जाती है, और इसी स्थान पर त्रिवेणी संगम बनता है जिसे बेणेश्वर धाम कहा जाता है। और बेणेश्वर धाम कहाँ पर है? डूंगरपुर में पाया जाता है। राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है माही नदी? तो खांदू गांव बांसवाड़ा से राजस्थान में माही नदी का प्रवेश माना जाता है। अब देखते हैं माही नदी के उपनाम। माही नदी के कौन कौन से उपनाम हैं? तो पहला है आदिवासियों की गंगा, दूसरा है कांठल की गंगा, तीसरा है वांगड़ की गंगा, और इसे दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा नदी भी कहा जाता है। त्रिवेणी संगम कौन कौन से हैं माही नदी पर?
तो पहला है बेणेश्वर धाम, जो कि नवाटपुरा डूंगरपुर के अंदर है। यहाँ पर सोम, माही और जाखम नदियों का संगम होता है। माघ पूर्णिमा को यहाँ मेले का आयोजन किया जाता है और जिसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। आदिवासियों का कुंभ कहाँ पर भरता है? तो बेणेश्वर धाम, नवाटपुरा डूंगरपुर के अंदर इसका स्थान भरता है। इस मेले में सर्वाधिक जो जनजाति पाई जाती है, जो सर्वाधिक जनजाति भाग लेती है या सम्मिलित होती है बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में, तो वो भील जनजाति है जो सर्वाधिक यहाँ पर आती है। तीसरा क्वेश्चन आ जाता है हमारा सुजलाम सुफलाम परियोजना। सुजलाम सुफलाम परियोजना कौन सी नदी पर बनाई गई है? तो ये माही नदी पर एक कार्यक्रम चलाया गया है जिसको सुजलाम या सुफलाम परियोजना कहते हैं। माही नदी में सफाई के लिए चलाया गया एक कार्यक्रम है जिसको सुजलाम सुफलाम परियोजना बोलते हैं। सुजलम परियोजना दूसरी आ जाती, एक तो आ गया सुजलाम सुफलाम परियोजना जो कि माही नदी का कार्यक्रम है जिसको सफाई के लिए चलाया गया है। दूसरा आ जाता है सुजलम परियोजना। बाड़मेर में BARC मतलब भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जो ट्राम्बे महाराष्ट्र का पहला है, भारत का पहला परमाणु अनुसंधान केंद्र है, उसमें बाड़मेर में BARC द्वारा चलाई गई परियोजना है। मतलब बाड़मेर में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे महाराष्ट्र द्वारा चलाई गई परियोजना को क्या नाम दिया गया है? तो वो दिया गया है सुजलम परियोजना। कहाँ पर है? बाड़मेर में। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली विश्व की एकमात्र नदी है, कौन सी नदी है? तो हमारी जो माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली एकमात्र माही नदी है। मैप के आधार पर देखने का प्रयास करते हैं तो देखते हैं, ये हमारी आ गई पृथ्वी, ये आ गई हमारी कर्क रेखा, दूसरी आ गई भूमध्य रेखा और तीसरी है यहाँ पर मकर रेखा। तो जो कर्क रेखा है उसको एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है वो कौन सी है? हमारी माही नदी। दूसरी आ जाती है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो वो है कांगो या जायरे नदी। तीसरी आ जाती है 23.5 डिग्री मकर रेखा। मकर रेखा को काटने वाली 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो लिम्पोपो नदी। तो पहले कर्क रेखा को कौन सी नदी काटेगी 2 बार? माही नदी। भूमध्य रेखा को कांगो या जायरे नदी और मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। आगे देखते हैं, पांचवा हमारा इंपॉर्टेंट बिंदु आ जाता है माही। माही नदी राजस्थान के दक्षिण से प्रवेश कर पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। माही नदी हमारे राजस्थान में दक्षिण की तरफ से प्रवेश करती है और पश्चिम की तरफ से बाहर निकलती है। अब इस माही नदी पर कौन कौन से बांध बनाए गए हैं? पहला मुख्य बांध आ जाता है माही बजाज सागर बांध, जो कि बांसवाड़ा में है। दूसरा आ जाता है कागदी पिकअप बांध, ये भी बांसवाड़ा में है। तीसरा आ जाता है कडारा बांध, गुजरात में है, जो कि माही नदी पर है। तीसरा बांध आ जाता है सोम कागदर परियोजना, ये उदयपुर में है माही नदी पर। और पांचवा आ जाता है सोम कमला अम्बा, जो कि डूंगरपुर में है। और जाखम बांध प्रतापगढ़ में है, जो कि माही नदी के अपवा क्षेत्र में आता है। अब इनमें पहला आ जाता है माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध कहाँ पर है? तो बोरखेड़ा बांसवाड़ा में ये स्थित है। इसकी कुल लंबाई 3109 मीटर इसकी कुल लंबाई है। यह राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। तो राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा हो गया? तो माही बजाज सागर बांध हो गया। जबकि आदिवासी क्षेत्र व दक्षिण राजस्थान में जो सबसे बड़ी परियोजना है यही है, कौन सी है? माही बजाज सागर परियोजना। आदिवासी क्षेत्र व दक्षिणी राजस्थान में सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? माही बजाज सागर परियोजना ही सबसे बड़ी परियोजना है। दूसरा आ जाता है जाखम बांध। जाखम बांध कहाँ पर है? तो सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में जाखम बांध स्थित है। यह राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है और इसकी जो ऊंचाई है वो है 81 मीटर। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध। कहाँ पर? माही नदी पर। कहाँ पर? प्रतापगढ़ में। ऊंचाई 81 मीटर। तीसरा आ जाता है, तीसरी मुख्य नदी आ जाती है हमारे पश्चिमी बनास नदी। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम पश्चिम बनास का नया थानवारा गांव सिरोही से पश्चिम बनास का उद्गम होता है। इसका संगम जो कहाँ पर होता है? तो लिटिल रन या कच्छ का रण गुजरात में इसका संगम होता है। पश्चिम बनास की कुल लंबाई तो 226 किलोमीटर है और अफवाह क्षेत्र कहाँ पर है पश्चिम बनास का? तो ओनली सिरोही जिले के अंदर पश्चिम बनास का
अफवाह क्षेत्र पाया जाता है। पश्चिम बनास नदी की जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी है? कुकड़ी, सूकली और सीपू नदी। जो कुकड़ी, सूकली या सीपू नदी पश्चिम बनास की सहायक नदियां हैं। दो मुख्य सहायक नदियां कौन कौन सी? कुकली और सूकली। सूकली को सीपू नदी भी कहते हैं। दूसरा आ जाता है हमारे आबू और सिरोही, जो कि आबू सिरोही में है और दिशानगर गुजरात में है। ये पश्चिम बनास नदी के किनारे पर स्थित है। तो पश्चिम बनास नदी के किनारे पर कौन कौन से स्थान स्थित है मुख्यतः? तो आबू सिरोही और दिशानगर गुजरात जो है वो शहर पश्चिम बनास नदी के किनारे पर स्थित है। मैप के आधार पर भी आप देख सकते हैं पश्चिम बनास नदी को, ये सिरोही से इसका उद्गम होता है, नया सानोरा गांव से, और ये लिटिल रन में जाकर संगम हो जाता है या विलीन हो जाती है। अब आ जाती है चौथी हमारी नदी आ जाती है पश्चिम अरब सागर की, वो है साबरमती नदी। साबरमती नदी का उद्गम पदराना हिल्स उदयपुर से होता है और इसका जो संगम होता है वो होता है खंबात की खाड़ी गुजरात में, इसका संगम होता है। साबरमती नदी की कुल लंबाई 416 किलोमीटर है, जबकि राजस्थान में से मात्र 45 किलोमीटर साबरमती की लंबाई पाई जाती है। इसका अफवाह क्षेत्र उदयपुर में है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है साबरमती की? साबरमती की सहायक नदियाँ है वेत्रक, सेई, हथमती, मेसवा, मानसी, वाकल और माजम नदियाँ। कौन कौन सी नदियाँ हैं? वेत्रक, सेई, हथमती, मेसवा, मानसी, वाकल और माजम नदियाँ। ये साबरमती की मुख्यतः सहायक नदियाँ हैं। विशेषताएं क्या क्या हैं हमारी साबरमती नदी की? तो इसकी पहली विशेषता आ जाती है कौन कौन से शहर साबरमती के किनारे पर स्थित हैं? तो गुजरात का अहमदाबाद, साबरमती, गांधीनगर साबरमती नदी के किनारे पर स्थित है। कौन कौन से? गुजरात के मुख्यतः 3 शहर हैं जो साबरमती नदी के किनारे पर स्थित है। गुजरात का एक शहर तो कौन सा है? डीसा, जो कि पश्चिम बनास के किनारे पर स्थित है, जबकि दूसरा अहमदाबाद, साबरमती और गांधीनगर जो शहर है वो साबरमती नदी के किनारे पर स्थित है। साबरमती राजस्थान की वह नदी है जिसका मुख्य अफवाह क्षेत्र कहाँ पर है? गुजरात में है। साबरमती नदी पर जो जल सुरंग है वो कौन कौन सी बनाई गई हैं? तो यहाँ पर 2 जल सुरंगें बनाई गई हैं साबरमती नदी पर। पहली है जल सुरंग सही जल सुरंग और दूसरी है मानसी वाकल जल सुरंग। सही जल सुरंग कहाँ से कहाँ तक है? तो ये राजस्थान की पहली जल सुरंग है। इसका विस्तार उदयपुर से पाली तक पाया जाता है और जलापूर्ति जवाई बांध को की जाती है। महत्व क्या है? तो ये राजस्थान की पहली जल सुरंग है। दूसरी आ जाती है हमारे मानसी वाकल जल सुरंग, जो कि साबरमती नदी पर है। इसका विस्तार उदयपुर में पाया जाता है और इसकी से जो जलापूर्ति की जाती है वो देवास परियोजना या मोहनलाल सुखाड़िया परियोजना को इससे जलापूर्ति की जाती है। इसका महत्व क्या है? तो ये राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है। क्वेश्चन यही आ गया। तो राजस्थान की सबसे पहली जो जल सुरंग है वो तो सही जल सुरंग है। राजस्थान की सबसे पहली जो जल सुरंग है वो सही जल सुरंग है, जबकि राजस्थान की सबसे बड़ी या सबसे लंबी जो जल सुरंग है वो मानसी वाकल जल सुरंग है। तो दोनों सुरंग कौन सी नदी पर बनाई गई है? तो ये साबरमती नदी पर बनाई गई है। साबरमती नदी से ये 2 जल सुरंगें निकाली गई हैं। मैप के आधार पर देख लें, उद्गम पदराना पहाड़ी उदयपुर से हुआ है। गुजरात का गांधीनगर अहमदाबाद इसके किनारे पर स्थित है और खंबात की घाटी में इसका विलीन होता है। अब आ जाती है हमारी राजस्थान की अंतःप्रवाही नदियाँ। राजस्थान की अंतःप्रवाह की सबसे बड़ी जो नदी है वो है घग्गर नदी। घग्गर नदी का उद्गम कालका पहाड़ी जो हिमाचल प्रदेश में है वहाँ से होता है। घग्गर नदी का उद्गम कालका पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से, यहाँ से इसका उद्गम होता है और ये से प्रवाहित होती हुई हिमाचल प्रदेश, उसके बाद में हरियाणा से प्रवाहित होती हुई राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में ये प्रवेश करती है और जो स्थान है वो है तलवाड़ा गांव, जो टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ में स्थित है। वहाँ से घग्गर नदी का राजस्थान में प्रवेश होता है और हनुमानगढ़ और बीकानेर के अंदर जो घग्गर नदी का अफवाह क्षेत्र है या अफवाह वाला भाग है जहाँ पर ये बहती है उसे नाली या पाट कहा जाता है। इस प्रकार ये
घग्गर नदी हनुमानगढ़ और गंगानगर होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है और पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास में जाकर ये विलुप्त हो जाती है, जहाँ पर इसको हकरा नदी के नाम से भी जाना जाता है। अब थ्योरी के रूप में देखते हैं घग्गर नदी। इसका उद्गम कालका पहाड़ी जो शिवालिक हिमालय के अंदर है, हिमाचल प्रदेश में जो कालका पहाड़ी है वहाँ से घग्गर नदी का उद्गम होता है। राजस्थान में इसका अपवाद क्षेत्र में कौन कौन से जिले शामिल हैं? तो राजस्थान में इसके अपवाद क्षेत्र में गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले शामिल हैं। घग्गर नदी की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? तो पहली विशेषता है इसको सरस्वती, इसका जो प्राचीन नाम है घग्गर नदी का उसको सरस्वती नाम है, उसको सरस्वती नदी भी कहा जाता था। दूसरा, इसको मृत नदी भी कहा जाता है, इसको नट नदी भी कहा जाता है और इसको दृश्यद्वती नदी भी कहा जाता है। ये इसके उपनाम है। घग्गर के अपवाह क्षेत्र को अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जो घग्गर नदी का अपवाह क्षेत्र है उसको अलग अलग स्थान पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब देखते हैं अपवाह क्षेत्र घग्गर नदी का। तो घग्गर नदी का अपवाह क्षेत्र है वो राजस्थान में हनुमानगढ़ में जो अपवाह क्षेत्र है उसको नाली या पाट कहा जाता है, जबकि पाकिस्तान में हकरा के नाम से भी इसको जाना जाता है। नोट, नाली अपवाह क्षेत्र के पास पाई जाने वाली भेड़ की जो नस्ल है उसको भी नाली नस्ल कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन ये बन गया कि नाली किसकी नस्ल है या नाली किस पशु की नस्ल है? तो ये भेड़ की एक नस्ल है जो कि हनुमानगढ़ और गंगानगर में पाई जाती है। हिमालय से राजस्थान में आने वाली एकमात्र नदी है, कौन सी नदी है? हमारी घग्गर नदी हिमालय से आने वाली एकमात्र हिमालय से आने वाली नदी जो राजस्थान में प्रवेश करती है, राजस्थान में प्रवाहित होती है, वो घग्गर नदी है। श्री राम वाड्रे और हनुमंता राय को सरस्वती नदी का प्राचीन मार्ग खोजने के लिए नियुक्त किया गया था। जो सरस्वती नदी प्राचीन सरस्वती नदी थी उसको उसके प्राचीन मार्ग को खोजने के लिए दो व्यक्तियों को नियुक्त किया गया था। एक तो राम वाड्रे और दूसरे थे हनुमंता राय जी। इन दोनों को सरस्वती नदी का प्राचीन मार्ग खोजने के लिए नियुक्त किया गया था। अब जल पट्टी क्या है? तो जल पट्टी जैसलमेर में सरस्वती नदी का भूगर्भिक जलीय अवशेष जो पोखरण से मोहनगढ़ के मध्य स्थित है। जल पट्टी जैसलमेर में स्थित है और जैसलमेर में भी कहाँ पर जो प्राचीन सरस्वती नदी बहती थी वो जैसलमेर से होती हुई बहती थी। तो जैसलमेर के अंदर सरस्वती नदी का जो भूगर्भिक जलीय अवशेष मिला है जो पोखरण से हनुमानगढ़ के मध्य पाया गया है उसको जल पट्टी के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पर वर्तमान में भी जल की उपलब्धता रहती है। भारत की सबसे लंबी अंतः प्रवाही नदी घग्गर है। जो हमारी घग्गर नदी है अंतः प्रवाह की नदी, ये भारत की सबसे लंबी अंतः प्रवाह की नदी है। आगे देखते हैं फोर्ट अब्बास। तो पाकिस्तान में घग्गर नदी का जो अंतिम बिंदु है वो फोर्ट अब्बास नामक स्थान है, जहां घग्गर नदी में अधिक पानी या बाढ़ आने से पहुंचता है। अगर घग्गर नदी में अधिक पानी की उपलब्धता हो गई या बाढ़ आ गई, वो उसका पानी कहाँ तक पहुंच जाए? तो उसका पानी पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास नामक स्थान पर पहुंच जाता है। आगे देखते हैं हमारी दूसरी आ जाती है अंतर्प्रवाह की नदी, वो है कातली या काटली नदी। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो खंडेला पहाड़ी सिक्कर से इसका उद्गम होता है। इसका अपवाह क्षेत्र दो जिलों में पाया जाता है। कौन कौन से जिलों में? सिक्कर और झुंझुनू में जिले में कातली नदी का अपवाह क्षेत्र पाया जाता है। नोट, कातली नदी के अपवाह क्षेत्र को तोरावाटी नाम से जाना जाता है, जिसका विस्तार सिक्कर और झुंझुनू में है। जो कातली नदी का अपवाह क्षेत्र है उसका एक उपनाम है, उसको तोरावाटी भी कहा जाता है। जहाँ जहाँ पर कातली नदी बहेगी उसको उस स्थान को या उस अपवाह क्षेत्र को तोरावाटी नाम से भी जाना जाता है। कातली राजस्थान में सबसे लंबी अंतः प्रवाही नदी है। मतलब राजस्थान के अंदर, मतलब राजस्थान की नदी जो सबसे लंबी अंतः प्रवाही की नदी है वो घग्गर नदी तो आ गई पूरे भारत की, लेकिन राजस्थान की नदी है और राजस्थान में ही सबसे लंबी है। वो कौन सी नदी है? तो वो हमारी कातली नदी है, जिसकी लंबाई राजस्थान में 100 किलोमीटर है। कहीं कंफ्यूज नहीं हो जाना कि राजस्थान की सबसे लंबी या सबसे लंबी अंतः प्रवाह की नदी कौन सी है। तो यहाँ देखना है कि राजस्थान में
और अंतः प्रवाह की नदी, मुख्य तौर पे पूछ ले कि अंतः प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो आ जाएगी घग्गर नदी। और ये पूछ ले कि राजस्थान में सबसे लंबी अंतः प्रवाह की नदी कौन सी है, तो फिर करना है अपने को कांतली नदी, जिसकी लंबाई 100 किलोमीटर है और जिसका अपवाद क्षेत्र सीकर और झुंझुनू में पाया जाता है। इसके अपवाद क्षेत्र को तोरावाटी नाम से भी जाना जाता है। अब मैप के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं। यह आ गया अपने कांतली नदी, जो कि झुंझुनू और सीकर में बहती है। ये यहाँ से इसका उद्गम होता है खंडेला पहाड़ी सीकर से, और सीकर से बहती हुई ये झुंझुनू की तरफ जाकर विलुप्त हो जाती है। कांतली नदी के तट पर या कांतली नदी के ऊपर दो सभ्यताओं का विकास हुआ था प्राचीन काल में। एक थी सुनाड़ी सभ्यता जो कि खेतड़ी में है, और दूसरी थी गणेश्वर सभ्यता जो नीम का थाना सीकर में थी। ये दोनों सभ्यताओं का जो जन्म हुआ था मान लो, या फिर जहाँ पर ये विकसित हुई थी, तो ये कांतली नदी के किनारे पर विकसित हुई थी। आगे आ जाती है हमारी तीसरी मुख्य नदी, आ जाती है अंतःप्रवाह की साबी नदी, जो कि हमने पिछली क्लास में देखा था। एक तो है सागी, जो कि लूनी नदी की सहायक नदी, अंतिम अंतिम जो नदी लूनी नदी में जो अंतिम सहायक नदी है वो है सागी नदी। और एक आ जाती है साबी नदी। सागी नदी जो है वो लूनी की सहायक नदी है। किसकी? लूनी की सहायक नदी है। जबकि साबी नदी जो है ये एक अंतःप्रवाह की नदी है। इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो साबी नदी का उद्गम सेवर पहाड़ी जयपुर से होता है। इसका अपवाद क्षेत्र भी दो जिलों में पाया जाता है राजस्थान में, जयपुर और अलवर में इसका अपवाद क्षेत्र पाया जाता है। लेकिन जब जब कभी भी साबी नदी के अंदर जल की उपलब्धता अधिक हो जाती है, तो साबी राजस्थान की वह नदी है जो गुड़गांव के हरियाणा में विलीन होती है। अगर अधिक पानी आ गया तो ये हरियाणा तक पहुंच जाती है, दक्षिण से उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है, और राजस्थान की एकमात्र नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई दूसरे राज्य में जाके विलीन होती है। वो कौन सी है? साबी नदी, जो कि अपने जयपुर वाली है, सेवर की पहाड़ी जयपुर से इसका उद्गम होता है। आगे देखते हैं, मैप के आधार पर देख लेते हैं। ये आ गया हमारा साबी नदी। साबी नदी, इसका उद्गम सेवर की पहाड़ी जयपुर से हो गया, और ये जयपुर और अलवर में प्रवाहित होती हुई यहाँ पर हरियाणा के गुड़गांव में जाकर विलुप्त हो जाती है। इसके किनारे पर एक सभ्यता विकसित हुई थी, वो थी जोधपुरा सभ्यता, जो कि जयपुर में स्थान है जोधपुरा सभ्यता का, जहाँ पे इसका उत्खनन हुआ है। जयपुर में एक स्थान है जोधपुरा सभ्यता। यहाँ पर ये जोधपुरा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे पर विकसित हुई, तो ये साबी नदी के किनारे पर विकसित हुई थी। जहाँ से क्या कौन से अवशेष मिले मिले हैं, तो जहाँ से हाथी दांत के अवशेष मिले हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी सभ्यता से हाथी दांत के अवशेष मिले, तो जोधपुरा सभ्यता से हाथी दांत के अवशेष मिले हैं। जोधपुरा सभ्यता कौन सी नदी के तट पर विकसित हुई, तो यह अंतःप्रवाह की साबी नदी के तट पर विकसित हुई थी। आगे देखते हैं, तीसरी हमारी अंतःप्रवाह की नदी आ जाती है बाण गंगा नदी, जिसका उद्गम बेराठ जयपुर से होता है। पहली कौन सी आई जयपुर की, जहाँ पर अंतःप्रवाह की नदी जिसका उद्गम जयपुर से होता है सेवर की पहाड़ियों से, वो थी हमारी साबी नदी। दूसरी आ जाती है बाणगंगा नदी, इसका उद्गम बेराठ जयपुर से होता है। इसका अपवाद क्षेत्र 3 जिलों में पाया जाता है। कौन कौन से में? ये पश्चिम से पूर्व की तरफ प्रवाहित होती है, जबकि साबी नदी दक्षिण से उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है जयपुर से। इसका अपवाद क्षेत्र जयपुर, दौसा और भरतपुर है। जयपुर से दौसा होती हुई इस प्रकार ये जयपुर आ गया, जयपुर से दौसा होती हुई भरतपुर में जाके विलीन हो जाती है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, ये मुख्य तौर पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सहायक नदियों से मुख्य तौर पर क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि कौन सी नदी किस नदी की सहायक नदी है, या फिर ऐसे पूछ ले कि बाणगंगा की सहायक नदियों को बताओ। ऑप्शन में 3-4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं। चलो देखते हैं बाणगंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। तो पहली है सूरी, सवान, पलासन और गोमती नला। जो ये 4 नदियाँ हैं, छोटी छोटी नदियाँ हैं, ये बाणगंगा की सहायक नदियाँ हैं। कौन कौन सी, एक बार और देख लेते हैं। सूरी, सवान, पलासन और गोमती नाला, ये जो नदियाँ हैं, ये जो छोटे छोटे नाले हैं, ये बाणगंगा के सहायक नदियाँ हैं। अब मैप के आधार पर देखते हैं, ये
मैप के आधार पर देखते हैं। यह आ गया हमारे बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो जयपुर बेराट से इसका उद्गम, ये यहाँ से इसका उद्गम होता है। रामगढ़ बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो ये रामगढ़ बांध भी बाणगंगा नदी के तट पर बनाया गया है। इस यहाँ से प्रवाहित होती हुई ये भरतपुर में विलीन हो जाती है। अब भरतपुर में विलीन हो जाती है तो इसमें एक नदी आके मिलती है भरतपुर में। कहाँ पर? तो अजान बांध, जो कि भरतपुर में केवलादेव में है, बाणगंगा का प्राचीन मार्ग है। यहाँ से ये प्रवाहित होती है, अजान बांध में जाकर अपना जल डालती है भरतपुर के अंदर। इसकी एक सहायक नदी है गंभीर नदी। गंभीर नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये बाणगंगा नदी की मुख्यतः सहायक नदी है। जो कि गंभीर नदी कहाँ से कहाँ तक बहती है? ये पांचड़ा बांध करौली से इसका उद्गम होता है, या यहाँ से ये स्टार्ट होती है और जल लेती हुई ये अजान बांध में डाल देती है, जहाँ पर बेराट और गंभीर नदी का मिलन होता है। तो मुख्यतः सहायक नदी कौन सी आ गई बाणगंगा की? गंभीर नदी, जो कि करौली में पांचड़ा बांध इस पर बना हुआ है। गंभीर नदी पर बना हुआ है पांचड़ा बांध। आगे देखते हैं, इसकी विशेषताएं देख लेते हैं बाणगंगा की। तो इसका उपनाम क्या क्या है? बाणगंगा के 3 उपनाम हैं। कौन कौन से हैं? अर्जुन की गंगा, ताला नदी और रुंडित नदी। देखो 2 क्वेश्चन बन गए। एक तो होती है मृत नदी। मृत नदी किसको बोलते हैं? तो घग्गर नदी को मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है। जबकि दूसरी आ गई हमारे रुंडित नदी और ताला नदी और अर्जुन की गंगा, ये बाणगंगा नदी को कहा जाता है। वह सहायक नदी जो अपनी मुख्य नदी में गिरने से पहले ही समाप्त हो जाती है, उसे रुंडित नदी कहते हैं। रुंडित नदी किसे कहते हैं? तो एक कोई सहायक नदी है जो अपनी मुख्य नदी में गिरने से पहले समाप्त हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, उसको रुंडित नदी कहते हैं। इसलिए बाणगंगा को रुंडित नदी भी कहा जाता है। ये दर्जा कब दिया गया बाणगंगा को? रुंडित नदी का दर्जा बाणगंगा नदी को कब दिया गया? तो यह दर्जा बाणगंगा को 2012 में दिया गया। राज्य सरकार द्वारा 2012 में बाणगंगा नदी को रुंडित नदी का दर्जा दिया गया। आगे देखते हैं इस पर बांध कौन कौन से बने हुए हैं। तो बाणगंगा नदी पर 2 बांध बने हुए हैं, या 2 बांध परियोजनाएं हैं। पहली आ जाती है रामगढ़ बांध, जो कि जयपुर में है, और दूसरा है अजान बांध, जो कि भरतपुर में है। पहला देखते हैं हम अजान बांध। ये भरतपुर जिले में स्थित है। इससे जलापूर्ति केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को की जाती है। अजान बांध से जो जलापूर्ति की जाती है वो अजान बांध भरतपुर को की जाती है, या अजान बांध से केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को इसकी जलापूर्ति की जाती है। इस बांध में जल की कमी होने पर इसमें पांचड़ा बांध करौली से जलापूर्ति की जाती है। पांचड़ा बांध जो कि गंभीर नदी के तट पर स्थित है, वहां से इसकी अजान बांध में जब जल की आपूर्ति कम हो जाती है तो पांचड़ा बांध करौली से इसकी जलापूर्ति की जाती है। और रामगढ़ बांध हमारे जयपुर में आ गया, जो कि बाणगंगा नदी पर है। 5वीं नदी आ जाती है हमारे वराह नदी या रूपारेल नदी। अंत प्रवाह की 5वीं नदी है रूपारेल या वराह नदी। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम उदयनाथ पहाड़ी अलवर से होता है, और ये अलवर और भरतपुर में प्रवाहित होती है। रूपारेल नदी का उद्गम अलवर से होता है और अलवर से प्रवाहित होती हुई ये भरतपुर में जाके लुप्त हो जाती है। मैप के आधार पर देखने का प्रयास करते हैं। वराह नदी या रूपारेल नदी, वराह नदी या रूपारेल नदी, इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो उदयनाथ पहाड़ी इसके अलवर में है, वहां से इसका उद्गम होता है, और ये अलवर से प्रवाहित होती हुई भरतपुर में जाके मोती झील में गिर जाती है। अब देखते हैं सुजान गंगा नहर, जो कि सुजान गंगा, ये जो लोहागढ़ है वहां से जो सुजान गंगा एक नहर निकाली गई है, जो कि मोती झील में जाकर मिलती है, या मोती झील से जो जल की आपूर्ति है वो लोहागढ़ में के सुजान गंगा नहर द्वारा की जाती है। अब डिटेल में देखते हैं, थ्योरी के रूप में समझने का प्रयास करते हैं। मोती झील जो कि भरतपुर में है, यह भरतपुर में स्थित मीठे पानी की झील है, जिसके द्वारा सिंचाई के लिए जलापूर्ति की जाती है। इस कारण से इसे भरतपुर जिले की जीवन रेखा कहा जाता है। भरतपुर जिले की जीवन रेखा मोती झील को कहा जाता है, और जिसमें जल की आपूर्ति जो है वो वराह नदी या रूपारेल नदी द्वारा की जाती है। अब दूसरी आ गई सुजान गंगा। यह एक चैनल है जो मोती झील व लोहागढ़ को जोड़ता है।
मोती झील से लोहागढ़ को जोड़ता है। ये मोती झील से लेके लोहागढ़ तक एक नहर निकाली गई है जिसको सुजान गंगा नाम दिया गया है, और लोहागढ़ में इससे जलापूर्ति की जाती है। छठी नदी आ जाती है हमारी अंतःप्रवाह की काकनी या काकने नदी। इसका उद्गम या उपनाम, काकनी नदी का उपनाम मसूरदी नदी भी है, और इसका उद्गम जो है वो जैसलमेर के कोटरी गांव से होता है। काकनी या काकनी नदी जैसलमेर की मुख्यतः नदी है, अंतःप्रवाह की नदी है, और इसका उद्गम कोटरी गांव जैसलमेर से होता है। इसका आपात क्षेत्र भी एक ही जिले में है, जैसलमेर में। मैप के आधार पर देखते हैं। काकनी नदी का उद्गम हो गया जैसलमेर में कोटरी गांव से। यहाँ से ये प्रवाहित होती हुई इधर पूर्व की तरफ, दक्षिण पूर्व की तरफ बुझ झील जैसलमेर में आके गिर जाती है या विलुप्त हो जाती है। अब बुझ झील क्या है? तो बुझ झील यह जैसलमेर में मीठे पानी की झील है जो कि काकनी नदी द्वारा निर्मित है। जैसलमेर की एक मीठे पानी की झील है, बुझ झील है। इसमें जल की आपूर्ति काकनी नदी द्वारा की जाती है। आगे देखते हैं अंतः प्रवाह की प्रमुख नदियां या अन्य अंतः प्रवाह की नदियां, जो कि छोटी छोटी अंतः प्रवाह की नदियां बच गई है। अब देखते हैं मुख्य तौर पर यहाँ से क्वेश्चन आता है अंतः प्रवाही नदी का। अगर ज्यादा से ज्यादा डीपली पूछेगा तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा। हम सब जानते हैं कि जो सांबर झील है वो जयपुर, अजमेर और नागौर में इसका विस्तार है। इसमें 4 नदियां हैं जो अपना जल डालती है। उत्तर की तरफ से खंडेल नदी है जो सिक्कर से उद्गम होता है, इसका सिक्कर से प्रवाहित होती हुई है सांबर नदी में अपना जल डालती है। दूसरी आ जाती है पूर्व की तरफ मेथा या मेंढा नदी, जो कि जयपुर के मनोहरपुरा पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, और ये जयपुर मतलब पूर्व की तरफ से सांबर झील में जो जल डालती है वो है मेंथा नदी। दक्षिण की तरफ से रूपनगढ़ नदी है जो अपना जल सांबर नदी में डालती है, और जो पश्चिम की तरफ से है वो है खारी नदी जो नागौर की है, और ये पश्चिम की तरफ से सांबर झील में अपना जल डालती है या सांबर नदी में जाके सांबर झील में जाके लुप्त होती है। सांबर झील की लंबाई कितनी है? सांबर झील की लंबाई, टोटल लंबाई है 36 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की तरफ। इसकी लंबाई कितनी है सांबर झील की? 36 किलोमीटर है। आगे हम थ्योरी के रूप में समझने का प्रयास करते हैं। सांबर में सर्वाधिक नमक लाने वाली नदी जो पूर्व की तरफ से सांबर झील में विलीन होती है या जल लेके आती है, वो सर्वाधिक नमक लेके आती है किसमें? सांबर झील में। तो सर्वाधिक नमक लाने वाली नदी कौन सी हो गई सांबर झील में? मेंथा नदी। दूसरा आ जाता है हमारे सांबर अभिकेंद्रीय नदी प्रतिरूप का उदाहरण है। सांबर जो झील है या वो कैसी नदी का अपवाह प्रतिरूप है? तो अभिकेंद्रीय नदी प्रतिरूप का उदाहरण है, अभिकेंद्रीय नदी प्रतिरूप। अर्थात नदियां चारों ओर से आकर एक स्थान पर जल डालती है, जो कि सांबर झील में डालती है, इसलिए इसको अभिकेंद्रीय नदी प्रतिरूप का उदाहरण दिया गया है। अभिकेंद्रीय नदी प्रतिरूप का प्रतिरूप बनाती है। दूसरा आ जाता है हमारे बालसन। बालसन कैसे कहते हैं? तो पर्वतों में घिरे हुए जल बेसिन या नदी बेसिन को बालसन कहा जाता है। इसका उदाहरण है सांबर। सांबर के चारों तरफ पर्वत पाए जाते हैं और इसके बीच में एक झील है, उसको ऐसी झीलों को बालसन कहा जाता है। देखो, पर्वतों में घिरे हुए जल बेसिन या नदी बेसिन को ही बालसन कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। बालसन समझ लेना, बालसन मतलब पर्वतों के बीच में कोई स्थान है जहां पर जल उपलब्ध रहता है, उसको बालसन कहा जाता है। इसका उदाहरण सांबर झील है। बंगाल की खाड़ी की प्रमुख नदियां। तो बंगाल की खाड़ी की प्रमुख नदियां कौन कौन सी है राजस्थान में? तो पहली है चंबल, दूसरी है बनास, तीसरी बेड़च और चौथी है गंभीर। ये मुख्यतः जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल डालती है वे नदियां हैं। अब हमारी पहली नदी आ जाती है चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम जाना पाव पहाड़ी, इंदौर, विंध्याचल पर्वत, मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। कहाँ से होता है चंबल नदी का उद्गम? जाना पाव पहाड़ी, विंध्याचल पर्वतमाला की मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। संगम या इसका समागम कहाँ होता है? तो इसका संगम यमुना नदी के अंदर इटावा, उत्तर प्रदेश में इसका संगम होता है। यहाँ पर ये यमुना नदी में जाकर मिल जाती है।
चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 1051 किलोमीटर। मतलब चंबल नदी की कुल लंबाई पूछे तो 1051 किलोमीटर, जबकि राजस्थान में इसकी लंबाई पूछे तो 322 किलोमीटर। राजस्थान में चंबल नदी की लंबाई कितनी है? 322 किलोमीटर। अगर ये तो है नए डाटे, पुराने डाटों के अनुसार पूछे तो राजस्थान की वो चंबल नदी की कुल लंबाई 966 बता रखी है, जबकि राजस्थान में इसकी लंबाई 135 बता रखी है। पुराने डाटा है, जबकि हमारे को नए डाटा के अनुसार पूछना है। जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा ही हमें आंसर देना है। अब देखते हैं इसका अपवाद क्षेत्र। चंबल नदी का अपवाद क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है? अपवाद क्षेत्र तो ये चित्तौड़गढ़ में मतलब चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है? तो चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ के पास से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। इसका अपवाद क्षेत्र कौन कौन से जिलों में है? तो चित्तौड़ में प्रवेश करने के बाद में ये कोटा में जाएगी, फिर बूंदी में आएगी, फिर डांग क्षेत्र मतलब करौली, स्वामीनाथपुर और धौलपुर में ये प्रवाहित होती है। आगे देखते हैं हम इसकी सहायक नदियाँ। चंबल नदी की मुख्यतः सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? पहली आ जाती है इसकी सहायक नदियाँ गुंजाली, मेज, मांगली, पार्वती, निमाज या नेवाज, आहू और काली सिंध। ये उसकी मुख्यतः सहायक नदियाँ हैं। फिर आ जाती है दक्षिणी पूर्व की तरफ की घोड़ा पछाड़ नदी, परवण नदी, ब्राह्मणी नदी, बनास नदी और चाकण, कुन्नू, कुराल और सीप नदियाँ। ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। चाकन, कुन्नू, कुराल और सीप नदियाँ बूंदी की मुख्यतः सहायक नदियाँ हैं। छोटी छोटी नदियाँ हैं जो चंबल नदी में अपना जल डालती है। अब देखते हैं आगे सामेला क्या है। सामेला में क्या है? तो आहू व काली सिंध के संगम को सामेला कहा जाता है। क्या कहलाता है? जहाँ पर आहू और काली सिंध नदी मिलती है उसको सामेला कहा जाता है, संगम को। जिसके किनारे पर गागरोन दुर्ग, झालावाड़ का जो गागरोन दुर्ग है वो बना हुआ है आहू और काली सिंध के संगम पर। अब आ जाते हैं बनास। चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी, अगर ये ऐसे क्वेश्चन पूछे कि चंबल की सबसे बड़ी या सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो वो है बनास नदी। काली सिंध नदी चंबल में दाईं ओर से सबसे लंबी सहायक नदी, मतलब चंबल नदी में दाईं ओर से मतलब इधर की तरफ से है। चंबल नदी में दाईं तरफ से मिलने वाली जो सबसे लंबी सहायक नदी है वो कौन सी है? तो काली सिंध नदी। और पश्चिम की तरफ से ओवरऑल पूछे तो बनास नदी। मैप के आधार पर हम समझने का प्रयास करते हैं। ये आ जाती है अपनी चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम हो गया यहाँ पर दानापाव पहाड़ी मध्य प्रदेश से। चौरासीगढ़ से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ जिले में पड़ता है। यहाँ से प्रवाहित होती हुई कोटा के अंदर, फिर बूंदी के अंदर और फिर सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर होती हुई उत्तर प्रदेश के इटावा में इसका यमुना में विलीन हो जाता है, यमुना नदी में मिल जाती है। आगे देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, मतलब चंबल नदी की मुख्यतः विशेषताएं क्या क्या है। तो चंबल नदी की पहली मुख्य विशेषता है चंबल नदी के उपनाम। क्या क्या उपनाम है? तो इसको प्राचीन काल में चंबलवती नदी, कामधेनु और बारहमासी नदी भी कहा जाता है, जो कि राजस्थान में से बहती हुई बारहमाह मतलब वर्ष पर्यंत बहती रहती है। त्रिवेणी संगम कौन कौन से हैं? तो इस पर एक त्रिवेणी संगम है रामेश्वर घाट, जो कि सवाई माधोपुर में है। और गांव कौन सा पड़ता है? तो पदरा गांव सवाई माधोपुर में रामेश्वर घाट बना हुआ है। रामेश्वर घाट में कौन कौन सी नदियां मिलती है? तो चंबल नदी के अंदर दो नदियां आकर यहाँ पर मिलती है। एक तो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी बनास नदी और दूसरी सहायक नदी सीप नदी। तो हमारे क्वेश्चन बन गया कि रामेश्वर घाट के अंदर जो त्रिवेणी संगम बनता है वहाँ पर कौन कौन सी नदियों के मिलने से बनता है? तो बनास, चंबल और सीप नदी, बनास, चंबल और सीप नदियों के मिलने से रामेश्वर घाट का जो संगम है वो बनता है। तीसरी विशेषता आ जाती है चूलिया जलप्रपात। कहाँ पर बना हुआ है, कौन सी नदी पर बना हुआ है और इसकी विशेषताएं क्या क्या है? देखते हैं चूलिया जलप्रपात। यह भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कौन सी नदी पर है चूलिया जलप्रपात? चंबल नदी में है, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। विशेषता क्या है?
तो ये राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कौन सा? चूलिया जलप्रपात राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 18 मीटर है। नोट क्या है? तो कुचिकरण जलप्रपात। एक जलप्रपात आ गया कुचिकरण जलप्रपात। ये कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो वराही नदी पर कर्नाटक में स्थित है। अब आ गया राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा आ गया? चूलिया जलप्रपात, जो कि चंबल नदी पर भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। दूसरा मुख्य कारण ऐसे आ गया, जैसे हम देखते हैं भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुचिकरण जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? कुचिकरण जलप्रपात। ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो वाराही नदी पर कर्नाटक में ये स्थित है। कर्नाटक में वाराही नदी पर कुचिकरण जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 455 मीटर इसकी ऊंचाई है। राजस्थान के सबसे ऊंचे जलप्रपात की ऊंचाई पूछे तो 18 मीटर, और भारत के की पूछे तो 455 मीटर है। चौथा मुख्य तथ्य ये आ जाता है कि हैंगिंग ब्रिज क्या है या कहाँ पर स्थित है। यह कोटा में चंबल नदी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कोटा में। कौन सी नदी पर स्थित है? चंबल नदी में स्थित है। जो राजस्थान का एकमात्र हैंगिंग ब्रिज है। राजस्थान का एकमात्र हैंगिंग ब्रिज कौन सा है? कोटा नदी पर, चंबल नदी पर बना हुआ है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 1.5 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये इससे कौन सा एनएच या कौन सा हाईवे गुजरता है? तो ये इससे हैंगिंग ब्रिज से NH 27 गुजरता है, जो कि पश्चिम से पूर्व होता हुआ चित्तौड़गढ़ से होता हुआ गुजरता है। चंबल अंतरराज्यीय सीमा पर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। मतलब दो राज्यों की जो सीमा है उस पर बहने वाली जो सबसे लंबी नदी है वो है राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर बहती है, और ये यहाँ की सबसे लंबी नदी है। अब देखते हैं चंबल नदी पर कौन कौन से संरक्षित जीव पाए जाते हैं या संरक्षित जीव अभ्यारण्य बने हुए हैं। चंबल में संरक्षित जीव 3 जीव संरक्षित जीव है चंबल में। कौन कौन से? पहला तो आ जाता है हमारे घड़ियाल, दूसरा आ जाता है गांगेय पाया जाता है, और उदबिलाव पाया जाता है। हमारी जो चंबल नदी पर संरक्षित जीव हैं वो कौन कौन से पाए जाते हैं? एक तो घड़ियाल, दूसरा गांगेय और तीसरा है उदबिलाव। ये चंबल नदी पर पाए जाते हैं। सातवां है चंबल के अवनालिका अपर्दन द्वारा उत्खात भूमि मतलब बेडलैंड का निर्माण होता है। जो चंबल नदी है वो उत्खात भूमि का निर्माण करती है, और किससे होता है? तो ये अपरदन से होता है। उत्खात भूमि का निर्माण किससे होता है? अपरदन के द्वारा होता है, और उसको इंग्लिश में बेडलैंड भी कहा जाता है, जिसे बीहड़ या डांग कहा जाता है। जिसे क्या कहते हैं हमारे राजस्थान में? बेडलैंड या उत्खात भूमि को बीहड़ या डांग कहा जाता है। इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है? इसका विस्तार राजस्थान में करौली, सवाईमाधोपुर और धौलपुर डांग क्षेत्र में इसका विस्तार मुख्यतः पाया जाता है। किसका? उत्खात भूमि और बेडलैंड का। आठवां तथ्य है चंबल की बांध परियोजनाएं। चंबल नदी की कौन कौन सी बांध परियोजनाएं हैं? तो राजस्थान और मध्य प्रदेश के सहयोग से चंबल नदी पर 3 चरणों में 4 बांधों का निर्माण किया गया है। कितने चरणों में किया गया है? 3 चरणों में 4 बांधों का निर्माण किया गया है चंबल नदी पर टोटल। देखते हैं कौन कौन से बांध बने हुए हैं और कौन कौन से चरण में इसका विकास हुआ है बांधों का। तो बांध परियोजना, चंबल नदी पर बांध परियोजना, इसके 3 चरणों में इस बांधों का निर्माण हुआ है। पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण। पहले चरण में 2 बांध बने थे। पहला तो था गांधी सागर, जो कि मंदसौर मध्य प्रदेश में बना हुआ है, और दूसरा था कोटा बैराज। ये पहले चरण में विकसित हुए। दूसरे चरण में राणा प्रताप सागर बांध है जो चित्तौड़गढ़ में है, इसका विकास दूसरे चरण में हुआ। और तीसरे चरण में जवाहर सागर या कोटा बांध का निर्माण कोटा बूंदी में हुआ। पहले चरण में गांधी सागर और कोटा बैराज का, दूसरे चरण में राणा प्रताप सागर का, और तीसरे चरण में जवाहर सागर और कोटा बांध का निर्माण हुआ। गांधी सागर मध्य प्रदेश में है, कोटा बैराज कोटा में है, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में है, और जवाहर सागर या कोटा बांध कोटा में स्थित है। आगे देखते हैं। मैप के आधार पर समझते हैं चंबल की बांध परियोजनाओं को। ये देखो, चंबल नदी का उद्गम हो गया जानापाव पहाड़ी मध्य प्रदेश से। यहाँ से 84 गढ़ से होती हुई
मध्य प्रदेश में यहाँ पर गांधी सागर बांध बना हुआ है चंबल नदी पर। इसके बाद में चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ में ये प्रवेश हो जाती है राजस्थान में। और इस पर जो पहले नंबर का जो बांध आता है वो आता है राणा प्रताप सागर बांध, जो कि चित्तौड़गढ़ में है। और दूसरा है, सीरियल वाइज पूछे दक्षिण से उत्तर की तरफ, पहला राणा प्रताप सागर, दूसरा जवाहर सागर या कोटा डैम जो कि कोटा में है, और तीसरा आ जाता है कोटा बैराज। अब देखते हैं जो अंतिम और शुरुआत का है इस बांध है वो तो हुए थे फर्स्ट चरण में। इनका विकास कौन से चरण में हुआ था? फर्स्ट चरण में। सेकंड चरण में किसका विकास हुआ? तो राणा प्रताप सागर का विकास सेकंड चरण में हुआ। और जवाहर सागर या कोटा डैम का जो विकास हुआ वो थर्ड चरण में उसका विकास हुआ था। आगे देखते हैं, ये इटावा उत्तर प्रदेश में जाके इसका विलीन हो जाता है यमुना में। अब हमारी मुख्यतः बंगाल की खाड़ी की नदियों में दूसरी नदी आ जाती है बनास नदी। कौन सी नदी? बनास नदी। इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम खमनोर पहाड़ी राजसमंद से इसका उद्गम होता है। इसका समागम कहाँ होता है? तो ये चंबल की सहायक नदी है। रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में चंबल में मिल जाती है। बनास नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 512 किलोमीटर की कुल लंबाई है। अपवाद क्षेत्र मतलब कहाँ कहाँ पर ये बहती है? तो ये दो क्षेत्रों में बहती है, एक तो मेवाड़ का मैदान और एक मालपुरा का मैदान, यहाँ पर ये बहती है। मेवाड़ के मैदान में ये राजसमंद से इसका उद्गम होता है। राजसमंद से बहती हुई भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर, इन 6 जिलों में बनास नदी का अपवाद क्षेत्र है। कौन कौन से? राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर, यहाँ पर ये प्रवाहित होती है। बनास नदी की मुख्यतः सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो इसकी पहली सहायक नदी है कालीसील, डाई, मानसी, बांडी, मोरेल, मेनाल, आयड़, कोठारी और खारी, ये इसकी मुख्यतः सहायक नदियाँ हैं। कौन कौन सी है? काली सिंध, डाई, मासी, बांडी, मोरेल, मेनाल, आयड़, कोठारी और खारी, यह है बनास की मुख्यतः सहायक नदियाँ हैं। खारी नदी बनास नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि बनास नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो सबसे लंबी सहायक नदी है खारी नदी। जबकि ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि दाईं ओर से बनास में मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, बाईं ओर से तो खारी नदी हो गई, लेकिन दाईं ओर से मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी हो गई? तो बेडस नदी। हमने अभी देखा था चंबल नदी में दाईं ओर से मिलने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी थी? काली सिंध नदी, और पश्चिम की तरफ से बनास नदी मिलती थी। लेकिन बनास नदी की जो सबसे लंबी सहायक नदी है वो तो खारी नदी है, जबकि सबसे लंबी दाईं ओर से मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी बेडस नदी है। आगे देखते हैं, मैप के आधार पर देखते हैं कौन सी नदी का समागम कहाँ पर होता है। तो ये है हमारी चंबल नदी है, हमने चंबल नदी देख ली। अब देखते हैं बनास नदी। बनास नदी का उद्गम होता है खमनोर की पहाड़ियों से। खमनोर की पहाड़ियों से इसका उद्गम हो गया यहाँ से। खमनोर की पहाड़ियों से बनास नदी का उद्गम हो गया। यहाँ से बहती हुई ये आगे चलती है और मेलाल भीलवाड़ा नामक स्थान पर इसमें दो नदियाँ आकर मिलती है। एक तो भीलवाड़ा की मेनाल नदी और दूसरी है गोगुंदा हिल्स से एक नदी निकलती है बेड़च नदी। बेड़च मेनाल नदियाँ अपना जल बनास नदी में मेनाल नामक स्थान पर डालती है। ये दाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ हैं। और पश्चिम की तरफ से कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं? तो दिवेर हिल से एक कोठारी नदी है, इसकी सहायक नदी ये मिलती है एक नंबर पर। दूसरे नंबर पर बिजराल की पहाड़ियों से खारी नदी, जो कि सबसे लंबी इसकी सहायक नदी है, खारी नदी है। ये बिजराल की पहाड़ियाँ राजसमंद से इसका उद्गम होता है और ये अजमेर के अंदर और ये खारी और डाई अजमेर से निकलती है खारी नदी, वो डाई नदी अजमेर से निकलती है डाई नदी, और बिजराल की पहाड़ी से निकलती है खारी नदी। ये यहाँ पर आकर इसमें मिल जाती है। इसमें बिसलपुर बांध बना हुआ है टोंक के अंदर बनास नदी पर।
दूसरा बांध बना हुआ है इसरदा बांध, जो भी बनास नदी पर है सवाई माधोपुर में। और ये आगे चलकर सवाई माधोपुर में जो इसरदा बांध बना हुआ है यहाँ पर, इसमें सीप नदी भी आकर मिलती है। फिर रामेश्वर बांध का रामेश्वर घाट का निर्माण हो जाता है और आगे चलकर ये चंबल नदी में मिल जाती है। आगे देखते हैं, मानचित्र के आधार पर देखते हैं त्रिवेणी संगम कौन कौन से बने हैं, कौन कौन से स्थान पर बने हैं बनास नदी पर। तो पहला जो त्रिवेणी संगम है वो बना था बनास, बेड़स और मेनाल के मिलने से पिगोद भीलवाड़ा नामक स्थान पर। दूसरा त्रिवेणी संगम बना है बनास, खारी और डाई के मिलने से राजमहल टोंक के अंदर, जो कि हमने ऊपर मैप के आधार पर देखा था। तीसरा जो त्रिवेणी संगम है वो बनता है बनास, चंबल और सीप के मिलने से रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर के अंदर। ये मुख्यतः 3 त्रिवेणी संगम बनास नदी पर बनते हैं। आगे देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। बनास नदी के उपनाम कौन कौन से हैं। तो इसको वन की आशा या वर्णाशा और वशिष्ठी नदी भी कहा जाता है। त्रिवेणी संगम हमने देखा, इस पर 3 त्रिवेणी संगम बनते हैं। पहला बिगोद भीलवाड़ा में बनता है, दूसरा राजमहल टोंक में और तीसरा रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में बनता है। बिगोद भीलवाड़ा में कौन कौन सी नदियां मिलती है, बनास, बेड़स और मेनाल। राजसमंद टोंक में कौन सी मिलती है, तो बनास, डाई और खरी। जबकि रामेश्वर घाट में कौन कौन सी नदियां मिलती है, तो बनास, चंबल और सीप नदियों के मिलने से रामेश्वर घाट का निर्माण होता है। बनास राजस्थान में सर्वाधिक त्रिवेणी बनाने वाली नदी है। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि राजस्थान वह कौन सी नदी है जो सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनाती है, राजस्थान की नदी है कौन सी है, तो वो बनास नदी है। एकमात्र बनास नदी है जो राजस्थान में सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनाती है। आगे देखते हैं बनास। तो बनास है राजस्थान में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी मानी जाती है, तो सर्वाधिक जो प्रदूषित नदी है वो भी बनास नदी को ही कहा जाता है या मानी जाती है। केवल या पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, मतलब या तो केवल राजस्थान में या पूर्णतः मतलब ओनली राजस्थान में ही बहेगी, बाहर किसी राज्य में दूसरे राज्य में जाके नहीं मिलेगी। तो केवल या पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी भी कौन सी है, तो बनास नदी है। नोट क्या है, चंबल राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि राजस्थान की सबसे लंबी कौन सी नदी है, तो चंबल नदी है। जबकि क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि राजस्थान में या राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो आ जाएगी बनास नदी। अब इस पर बांध परियोजनाएं देख लेते हैं कौन कौन सी बांध बने हुए हैं बनास नदी पर। तो इसमें पहला बांध आ जाता है बिशलपुर बांध, जो कि टोंक में बना हुआ है। दूसरा बांध आ जाता है इसरदा बांध, सवाई माधोपुर में बना हुआ है। मोरेल बांध दौसा में मोरेल नदी पर बना हुआ है। मेजा बांध भीलवाड़ा में कोठारी नदी पर बना हुआ है। मेजा बांध कहाँ पर है, भीलवाड़ा में है। और कौन सी नदी पर बना हुआ है, कोठारी नदी पर। मोरेल बांध कहाँ पर है, दौसा में है, मोरेल नदी पर। यहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि मोरेल और मेजा बांध का है। मेजा बांध भीलवाड़ा में कोठारी नदी पर और मोरेल बांध दौसा में मोरेल नदी पर बना हुआ है। अब हम पहले बांध की चर्चा कर लेते हैं, बिशलपुर बांध, जो कि टोंक में बनास नदी पर बना हुआ है। बिशलपुर राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। जलापूर्ति कहाँ कहाँ पर की जाती है इसकी, तो बिशलपुर बांध से जो जलापूर्ति की जाती है वो है टोंक, अजमेर, जयपुर, नागौर, दौसा और सवाई माधोपुर में बिशलपुर बांध से जलापूर्ति की जाती है। कौन कौन से 6 जिलों में जलापूर्ति की जाती है, टोंक में, अजमेर में, जयपुर में, नागौर में, दौसा में और सवाई माधोपुर में जलापूर्ति की जाती है। बिशलपुर राजस्थान का सबसे बड़ा कंक्रीट बांध है। बिशलपुर कैसा बांध है, कंक्रीट बांध है। और राजस्थान का सबसे बड़ा कंक्रीट बांध भी बिशलपुर बांध है। बिशलपुर राजस्थान के कंजर्वेशन रिजर्व में शामिल हो गया है। अब आगे देखते हैं नदी जोड़ो परियोजना। नदी जोड़ो परियोजना के तहत बिशलपुर बांध को चंबल नदी से जोड़ा जाएगा। जो नदी जोड़ो परियोजना है उसके आधार पर या उसके द्वारा बिशलपुर बांध को किस नदी से जोड़ा जाएगा, तो चंबल नदी से जोड़ा जाएगा। अमृत क्रांति क्या है, तो नदी जोड़ो परियोजनाओं से संबंधित है। जो अमृत क्रांति है वो नदी जोड़ो परियोजनाओं से संबंधित है। बिशलपुर के अतिरिक्त जल को इसरदा बांध में छोड़ा जाता है। जो अगर बिशलपुर बांध फुल भर गया या अतिरिक्त जल आ गया इसमें, तो इसके बांध को कौन से बांध में छोड़ा जाता है, तो इसरदा बांध, जो कि सवाई माधोपुर में
में है वहाँ पर इसके जल को छोड़ा जाता है। बिसलपुर बांध पर रंगीन मछलियों का प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। तो अगर क्वेश्चन पूछ ले कि रंगीन मछलियों का प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो बिसलपुर बांध में स्थापित किया गया है। आगे देखते हैं, हमारी तीसरी नदी आ जाती है बेड़च या आयड़ नदी। कौन सी नदी? बेड़च या आयड़ नदी। इसका उद्गम गोगुंदा हिल्स उदयपुर से इसका उद्गम होता है। इसका संगम बनास बिगोद भीलवाड़ा में इसका संगम होता है। बिगोद नामक स्थान पर भीलवाड़ा में बनास नदी में आकर बेड़च नदी आयड़ नदी मिल जाती है। अपवाह क्षेत्र कौन कौन से जिलों में है? तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में इसका अपवाह क्षेत्र है। इसकी मुख्यतः सहायक नदी कौन सी है बेड़च की? तो गंभीर नदी इसकी मुख्यतः सहायक नदी है, जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। गंभीर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश से। मैप के आधार पर देखते हैं, ये आ गई हमारी आयड़ या बेड़च नदी। आयड़ या बेड़च नदी, ये गोगुंदा पहाड़ी उदयपुर से इसका उद्गम होता है और यहाँ से ये बहती हुई उदय सागर झील से होती हुई ये बिगोद नामक स्थान पर भीलवाड़ा में बनास नदी में मिल जाती है। और आयड़ यहाँ उदयपुर से निकलने के बाद मध्य प्रदेश की जो गंभीर नदी है, ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पास में चित्तौड़गढ़ में आयड़ नदी में मिल जाती है। और आयड़ और बेड़च मिलकर आगे जाकर बिगोद भीलवाड़ा में बनास नदी में मिल जाती है, जो कि बनास नदी कहाँ से? बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ी से होता है। इस प्रकार मैप के आधार पर हमने देखा। आगे देखते हैं, डिटेल में हम जानने का प्रयास करते हैं थ्योरी के रूप में। तो बेड़च नदी की विशेषताएं कौन कौन सी है? तो उदय सागर, आयड़ नदी उदय सागर झील में गिरने के बाद बेड़च कही जाती है। जो आयड़ नदी है वो बेड़च झील उदय सागर झील उदयपुर की उदय सागर झील में गिरने के बाद क्या नाम पड़ जाता है इसका, या क्या कहा जाता है इसको? आयड़ नदी को बेड़च नदी कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बेड़च व गंभीरी नदी के किनारे स्थित है। जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है हमारा चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग कौन कौन सी नदियों के तट पर है? तो ये बेड़च और गंभीरी नदियों के किनारे पर स्थित है। बेड़च बनास में दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी है। हमने देखा था पहले भी कि जो बेड़च नदी है वो बनास में दाईं ओर से मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी है। दूसरी आ जाती है इसकी सहायक नदी या मुख्य नदी गंभीर नदी। एक तो है गंभीरी नदी। गंभीरी नदी किसकी सहायक नदी है? आयड़ या बेड़च नदी की। जबकि दूसरी आ जाती है गंभीरी नदी। गंभीरी नदी किसकी सहायक नदी है? तो बेड़च नदी की सहायक नदी है। और मुख्यतः दूसरी नदी है गंभीर नदी। गंभीर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो सपोट्रा तहसील करौली से इसका उद्गम होता है और यमुना नदी में ये मिल जाती है। कहाँ पर? मैनपुरी उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में गंभीर नदी में मिल जाती है। अफवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है गंभीर नदी का? तो ये करौली, धौलपुर और भरतपुर में बहती हुई यमुना में मिलती है। सहायक नदियाँ कौन कौन सी है गंभीर नदी की? तो अटा, माची, भद्रावती, भेसा और बरखेड़ा। ये यहाँ से क्वेश्चन आता है कि गंभीर नदी की मुख्यतः सहायक नदियाँ या गंभीर नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? अटा, माची, भद्रावती, भेसावट और बरखेड़ा। ये मुख्यतः 5 नदियाँ हैं जो गंभीर नदी की सहायक नदियाँ हैं। अटा, माची, भद्रावती, भेसावट और बरखेड़ा। आगे देखते हैं इसकी विशेषताएं। गंभीर नदी की विशेषताएं। गंभीर नदी पर एक बांध बना हुआ है करौली में। कौन सा बांध? पांचना बांध। राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। पांचना बांध से जलापूर्ति अजान बांध, केवला देव, भरतपुर को की जाती है। जो पांचना बांध है गंभीर नदी पर बना हुआ है, करौली में बना हुआ है, इससे जो जलापूर्ति की जाती है वो कहाँ की जाती है? अजान बांध जो कि केवलादेव भरतपुर में है, वहां पर इसकी जलापूर्ति की जाती है। आगे देखते हैं, पांचना बांध गंभीर की 5 सहायक नदियों पर करौली में निर्मित है। पांचना बांध कहाँ पर निर्मित है? करौली में है और 5 सहायक नदियों के द्वारा बना हुआ है। राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। चंबल के अलावा सीधे यमुना में मिलने वाली राजस्थान की दूसरी नदी है। जो गंभीर नदी है वो राजस्थान से चंबल में मिलने वाली दूसरी प्रमुख नदी है। कौन सी है? पहली तो कौन सी है? पहली है चंबल। और दूसरी कौन सी है हमारे? दूसरी है गंभीर।
दूसरी गंभीर नदी है। पहली चंबल नदी मिलती है यमुना में, और दूसरी गंभीर नदी भी गंभीर नदी भी यमुना में अपना जल डालती है। आगे देखते हैं हम अन्य महत्वपूर्ण तथ्य गंभीर नदी के। नदियों के बारे में, हमारे राजस्थान से नदियों के बारे में मुख्य तथ्य देखते हैं। ये हमारी यहाँ तक गंभीर नदी के तक हमारी नदियाँ कंप्लीट हो गई, लेकिन जो भी कोई अलग तथ्य बचे हुए वो आगे देखते हैं हम। बीकानेर और चूरू। बीकानेर और चूरू राजस्थान के वे जिले जहाँ कोई नदियाँ नहीं है। राजस्थान के एकमात्र 2 जिले हैं जहाँ पर कोई नदी प्रवाहित नहीं होती है। कौन कौन से जिले हैं? तो बीकानेर और चूरू में कोई भी नदी अपना जल या कोई भी नदी नहीं बहती है। चित्तौड़गढ़ कौन सा है? तो चित्तौड़गढ़ जिले में अधिकतम नदियां हैं। अधिकतम नदियां कौन से जिले में हैं? चित्तौड़गढ़ में। कोटा संभाग, इस संभाग में सर्वाधिक नदियां कोटा संभाग में है। सर्वाधिक नदियां चित्तौड़गढ़ जिले में है, और चूरू और बीकानेर में कोई नदी नहीं है। बीकानेर संभाग, इस संभाग में राजस्थान की न्यूनतम नदियां हैं। अगर ऐसे पूछ ले संभाग स्तर पर कि कौन से संभाग में न्यूनतम नदियां हैं, तो बीकानेर संभाग में राजस्थान में न्यूनतम नदियां हैं। लंबाई के लिए प्रसिद्ध है, सर्वाधिक लंबाई। आगे देखते हैं उत्तर में सर्वाधिक लंबाई कौन कौन सी है। तो उत्तरी राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? घग्गर नदी है। उत्तरी राजस्थान की सबसे लंबी घग्गर नदी है। मरुस्थलीय क्षेत्र या पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो लूनी नदी है। दक्षिणी राजस्थान या आदिवासी क्षेत्र की सबसे लंबी नदी माही नदी है। पूर्वी राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल नदी है। केवल या पूर्णतः राजस्थान की सबसे लंबी नदी बनास नदी है। अब लंबाई के अनुसार आरोही क्रम देख लेते हैं राजस्थान में नदियों का। लंबाई के अनुसार सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल नदी है, 1051 किलोमीटर इसकी लंबाई है। दूसरी सबसे लंबी नदी आ जाती है माही नदी, 576 किलोमीटर है। तीसरी आ जाती है बनास नदी, 512 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और चौथी आ जाती है लूनी नदी, जिसकी लंबाई 495 किलोमीटर है। क्रम के अनुसार पूछे तो पहले चंबल, फिर माही, फिर बनास और फिर लूनी नदी। ये इसका क्रम के अनुसार अवरोही क्रम है, घटते हुए। अपवाह क्षेत्र के अनुसार नदियों का क्रम अवरोही क्रम में, अपवाह क्षेत्र के अनुसार। तो सबसे लंबा अपवाह क्षेत्र किसका है? सबसे ज्यादा अपवाह क्षेत्र तो बनास नदी का सबसे ज्यादा अपवाह क्षेत्र है, 45,833 वर्ग किलोमीटर। दूसरे स्थान पर आ जाती है लूनी नदी, जिसका अपवाह क्षेत्र है 37,363 वर्ग किलोमीटर। 3 नंबर पर आ जाती है चंबल नदी, इसका अपवाह क्षेत्र 31,360 किलोमीटर है। कितना है? 31,360। चौथी नदी आ जाती है माही नदी, इसका अपवाह क्षेत्र है 16,985 वर्ग किलोमीटर। तो अब अपवाह क्षेत्र के अनुसार पूछे तो पहले नंबर पर बनास, दूसरे नंबर पर लूनी, तीसरे नंबर पर चंबल और चौथे नंबर पर माही नदी है। यह क्रम हमारे को अच्छे तरीके से याद करना है। आगे देखते हैं राजस्थान में मुख्य नदी बेसिन और उप बेसिन कितने हैं या क्या है? तो कुल प्रमुख नदी बेसिन 15 है राजस्थान में। राजस्थान के शेष क्षेत्र के आउटसाइड बेसिन के रूप में परिभाषित किया गया है। राजस्थान में कुल नदी बेसिन है कितने हैं? तो 15 कुल नदी बेसिन है। उप बेसिनों की संख्या 58 है। कुल बेसिन पूछ ले मुख्यतः तो 15, और उप बेसिन पूछ ले तो 58 उप बेसिन है। अब देखते हैं कौन सी नदी पर कितने उप बेसिन है। तो चंबल नदी पर 12 उप बेसिन है। बनास नदी पर 10 उप बेसिन है। चंबल नदी पर 7 उप बेसिन है, और माही नदी पर 6 उप बेसिन बने हुए हैं। राजस्थान की प्रमुख मुख्य और सहायक नदियां। राजस्थान की प्रमुख मुख्य और सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो पहली है हमारी सागी और साबी। ये हमारे को कंफ्यूज करती है, साबी और सागी। साबी अंतःप्रवाह की नदियां हैं, जबकि साबी तो है अंतःप्रवाह की नदी जिसका उद्गम जयपुर से होता है, और सागी नदी है जिसकी जो लोनी की सहायक नदी है। दूसरी आ जाती है मोरेन और मोरेल। जो मोरेन है ये माही की सहायक नदी है, जबकि जो मोरेल है ये बनास की सहायक नदी है। मोरेन कहाँ किसकी सहायक नदी है? तो माही नदी की सहायक नदी है मोरेन, और मोरेल है बनास नदी की सहायक नदी जो भीलवाड़ा में है। पार्वती नदी और एक है पार्वती नदी। पार्वती नदी
चंबल नदी की सहायक नदी है, जबकि पार्वती नदी गंभीर नदी की सहायक नदी है धौलपुर की। पार्वती नदी गंभीर नदी की और पार्वती नदी चंबल नदी की सहायक नदियां हैं। दूसरी आ जाती नीचे गंभीर और गंभीरी नदी। गंभीर नदी यमुना की सहायक नदी है, जबकि गंभीरी बेड़ज की सहायक नदी है। आगे देखते हैं कांतड़ी। कांतड़ी नदी तोरावटी की नदी है, जबकि कांकणी और कांकणी नदी जैसलमेर की मसूरदी नदी है। सूकड़ी नदी लूनी की सहायक नदी है, जबकि सूकली पश्चिम बनास की सहायक नदी है। सूकड़ी सूकड़ी तो लूनी नदी की सहायक नदी है और सूकली पश्चिम बनास की सहायक नदी है। बनास बनास बंगाल की खाड़ी की नदी है, जबकि पश्चिम बनास अरब सागर की तरफ या अरब सागर की नदी है। दूसरा आ जाता है हमारे काली सिंध और काली सील। काली सिंध नदी चंबल नदी की सहायक नदी है, जबकि काली सील नदी बनास नदी की सहायक नदी। ये हमारे यहाँ पर जो तथ्य दिए गए हैं ये कंफ्यूज करने वाले हैं, इनको ध्यान से देख लेना और बार बार रिवीजन कर लेना। यहीं से मुख्यतः क्वेश्चन पूछता है और यहीं पर हम शब्दों के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। आगे देखते हैं मासी नदी। मासी ऊपर बिंदी लगी हुई है मासी। मासी बनास की सहायक नदी है, जबकि मानसी वाकल या साबरमती की सहायक नदी है। मानसी किसकी नदी है? वाकल की। और ये वाकल किसकी सहायक नदी है? साबरमती की सहायक नदी है। दूसरा आ जाता है रूपारेल। रूपारेल अलवर और भरतपुर में प्रवाहित होने वाली नदी है, जबकि रूपनगढ़ नदी अजमेर में सांभर में मिलती है। अब आ जाती है बांडी नदी। बांडी नदी का उद्गम पाली में होता है और ये लूनी की सहायक नदी है, जबकि बांडी नदी एक और है जिसका उद्गम अजमेर से होता है और यह बनास नदी में अपना जल डालती है। दूसरी आ जाती है खारी। खारी नाम की हमारे यहाँ पर 3 नदियां हैं। पहली खारी नदी है जिसका उद्गम शेरगांव पहाड़ी छिरोए से होता है और लूनी की सहायक नदी है। दूसरी खारी नदी है नागौर की, जो सांबर में मिलती है। और तीसरी खारी नदी है बिजराल की पहाड़ी राजसमंद से, जो कि बनास नदी में मिलती है। आगे देखते हैं चंबल। जो सीप नदी है, 2 नदियां हैं हमारे यहाँ पर, सीप और सीपू नदी। सीप नदी चंबल की सहायक नदी है, जबकि सीपू नदी पश्चिम बनास की सहायक नदी है। राजस्थान राज्य की जल नीति 18 फरवरी 2010 को जारी की गई थी। राजस्थान की जो जल नीति है राजस्थान राज्य की, ये कब जारी की गई थी? तो ये 18 फरवरी 2010 में जारी की गई थी। कब की गई थी? 2010 में। 18 फरवरी 2010 को राजस्थान की जल नीति जारी की गई थी। आगे देखते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है। अगली क्लास में देखेंगे हम राजस्थान की प्रमुख झीलें, खारे पानी की झीलें और मीठे पानी की झीलें, कौन सी झील कहाँ पर स्थित है। आज के लिए इतना ही। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइबर जरूर करें। धन्यवाद।